हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में खोले गए जनरल स्टोर, लोग घरों से निकलकर खरीद रहे जरूरी सामान, कर्फ्यू वाले इलाकों में दी गई थी ढील। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों में आयोजित किए गए लाभार्थी सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं की दी जानकारी। बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर हरीश रावत का सरकार पर हमला, सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का लगाया आरोप, कहा सरकार और विधायकों को लग जाएगी ठंड। विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों उपनल कर्मी, आक्रोशित उपनल कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच हुई धक्का-मुक्की, प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और साथ ही कहा कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बचाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। शक्ति की हमारे राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, उनको स्वरोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए हमने मातृशक्ति नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर यहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध। भूदसाव से जूझ रहे जोशीमठ के लोगों में एकजुटता और आपसी सामंजस्य बिठाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय रविग्राम खेल मैदान में चल रहा पैन खंडा महोत्सव का समापन हुआ और महोत्सव के अंतिम दिन क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी मौजूद रहे और इस मौके पर विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने महोत्सव को और बृहद स्तर पर मनाने के लिए व्यापार सभा को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन 17 फरवरी से शुरू होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में पीएम मोदी, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, सभी प्रदेशों के विधायक, संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कल 17 और परसों 18 तारीख को 2 दिन में हो रहा है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य रहेंगे, सभी सांसदगण रहेंगे, सभी प्रदेशों के बीजेपी के विधायकगण रहेंगे। अब प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, सरकारों में जो दायित्ववान लोग हैं, दायित्वधारी, वो सभी दायित्वधारी उसमें रहने वाले हैं। मीडिया से संबंधित लोग उसमें रहेंगे पूरे देश भर के, और लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे देश भर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मियों ने पैदल मार्च निकालकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही रोक दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी उपनल कर्मी एसएलपी वापस लेने, अकस्मात मौत पर मुआवजा सहित अन्य मांग कर रहे हैं। हमारा माननीय सैनिक कल्याण मंत्री आवास कूच है। माननीय मंत्री जी का अगर हमारे प्रति कोई सकारात्मक निर्णय आ जाता है तो हम वाइंड अप कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ऊपर बनाने की तैयारी कर देंगे। 12 तारीख से निरंतर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक उनकी कोई हमारे परिप्रेक्ष्य में कोई वार्ता नहीं है,
कुछ नहीं, जिससे हमने ये निर्णय लिया कि हम आज सड़क कूच करेंगे। शाम तक कोई डिसीजन नहीं होगा तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्य बिंदु हमारी यह है कि 2018 में हम माननीय हाईकोर्ट हमारे पक्ष में डिसीजन आया था और सरकार, तत्कालीन सरकार उसको लेके SLP लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट चलेगी। हमारी प्रमुख मांगे वही है कि आप SLP वापस लीजिए, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय लागू कीजिए। राज्य के को इस बात को समझना चाहिए कि किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम सब लोग मिलजुल करके अपने बच्चे, जिनके ऊपर भविष्य है हमारा, जिनके लिए राज्य बनाया है, उन्हीं के एक हिस्से के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सामूहिक लड़ाई है। मैं इनके साथ 1 घंटे का मौन व्रत रख करके मैंने यहीं पर मौन उपवास तोड़ा और भगवान शिव इनकी मदद करें, ये कामना करता हूँ। और मैं इनके साथ एक भावनात्मक एकजुटता जाहिर करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है और जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबी दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है और कई योजनाओं से देशवासी लाभान्वित भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनसे लाभान्वित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यानी लाभार्थियों से संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1, 2 और 3 मार्च को इन 3 तिथियों में किया जा रहा है। अभी उसकी तैयारियां पार्टी के स्तर पर की जा रही हैं। अभी हमने लोकसभा स्तर पर 5 लोकसभाओं में उसकी कार्यशालाएं संपन्न हुई हैं और अब हम उसकी कार्यशालाएं मंडल स्तर पर 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशालाएं संपन्न होंगी। इसमें लगभग 9.5 लाख लाभार्थी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं के हैं। हमारे 56,000 के करीब पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन 9.5 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेंगे और उस लाभार्थी से जो योजना है उसके विषय में जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। किसी लाभार्थी को लाभ लेने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इसके संबंध में भी बातचीत करेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान ये है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी जो है इस फरवरी के महीने में करेगी। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मां गंगा, यमुना और भगवान काशी विश्वनाथ की भूमि समेत कई देवी देवताओं की स्थली है। साथ ही अब भगवान गणेश की जन्मस्थली के साथ साथ कई देवतुल्य ऋषियों की तपोभूमि रही है। वहीं यह धरती अपनी संस्कृति और देवताओं के वास के लिए भी प्रसिद्ध है। बताएं इस मेले की क्या खासियत है और कितने दिन चलता है? इस मेले की खासियत है कि ये पौराणिक मेला है और ये विगत कई वर्षों से यहाँ होते आ रहा है। ये यमदग्नि ऋषि महाराज की तपस्थली है और जिस स्थान पे ये मेला होता है यहाँ गंगनानी के नाम से ये जाना जाता है। और गंगनानी का यहाँ पर जो कुंड है वो यमदग्नि ऋषि महाराज की तप से यहाँ पर गंगा का पानी यहाँ पर आया है और जिसके नाम से यहाँ का नाम गंगनानी पड़ा। हाँ, ये त्रिवेणी घाट का प्रयाग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की 3 नदियों का यहाँ पर संगम है, गंगा, यमुना और केदार गंगा का, जिसलिए यहाँ पर त्रिवेणी घाट और प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भगवान यमदग्नि ऋषि की ये तपस्थली रही है, क्योंकि जब वो यहाँ पर तपस्या करते थे तो उस टाइम भागीरथी गंगा का जल लेने के लिए जो है उत्तरकाशी नाकुरी वो जाया करते थे। और जब वो बुजुर्ग हो गए तो उसके बाद जो है बाकायदा जो है उन्होंने माँ गंगा से आराधना की कि माँ अब मैं आपके जल को लेने नहीं आ पाता हूँ। तो माँ गंगा उनके सपने में आई और सिर्फ माँ गंगा ने इतना कहा था कि अपना कमंडल लेकर के यहाँ नाकुरी आ जाना। तो माँ रेणुका जो है वो कमंडल लेके वहाँ गई थी और वहाँ से बाकायदा कमंडल एक शिला, वो शिला के रूप में यहाँ पर भागीरथी गंगा का जल पहुँचा और उसके बाद यमदग्नि ऋषि ने यहाँ का जो जल है उससे जो है भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो यहाँ पर जो है ये प्रयागराज है। जनपद उत्तरकाशी का गंगनानी, जहाँ पे कि गंगा, माँ यमुना एवं केदार गंगा का यहाँ पे संगम होता है और इसे जो है उत्तराखंड का एक प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे जो है जो जगदानी ऋषि हुए थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और जब वो वृद्ध हुए थे तो उसके बाद जो है उनको जो है जो उत्तरकाशी है वहाँ पे जो है गंगा जल लाने में दिक्कत होती थी। तो माँ रेणुका की कृपा से यहाँ पे जो है गंगा की यहाँ पे एक धार निकली जिसे आज जो है गंगनानी कुंड भी कहा जाता है। और आजकल यहाँ पे मेला चल रहा है और हमारी टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। फिलहाल
जो जिला पंचायत है इस मेले का आयोजन कर रही है। इस मेले में जो है जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का जो मातम है, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे स्नान करते हैं, साथ ही साथ जो है भारी मात्रा में यहाँ पे जो है बाहर से जो श्रद्धालु है वहाँ जो है दर्शन करने को आते हैं। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। हरिद्वार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार द्वारा बिजली की दरों को विशेष टैक्स लगाकर बढ़ाए जाने से परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो पानी और सीवर की समस्या से हरिद्वार के लोग खासा परेशान हैं। इसके अलावा हरिपुर और शांति कुंज के आसपास रहने वाली जनता नए बने फ्लाईओवर पर रोड बंद किए जाने से भी परेशान है और इसके कारण जनता की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा है। बिजली की समस्या आप पावन धाम चौक पर जाकर देखें। पहले तो रास्ता बंद कर दिया और आज एक नाला, जो एक नाले से पूरा उत्तरी क्षेत्र डूब जाएगा। मेरा आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी आग्रह कर रहा हूं कि उस नाले की व्यवस्था को दिखवा लें। बिजली के इतने सरचार्ज बढ़ा दिए, गरीब आदमी तो कनेक्शन भी नहीं ले सकता। कनेक्शन लेगा तो 10-15 हज़ार रुपये पहले उसको जमा करने पड़ेंगे, तब उसको कनेक्शन मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने ये सुविधा दी, ये दी, लेकिन वो सुविधा धरातल पे नहीं है, केवल ये जनता के साथ धोखा। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और बीजेपी 5 लोकसभा सीट को 5 लाख वोट के अंतर से जीतने का लक्ष्य है। चुनावी तैयारी को लेकर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर आया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर दिया, जो सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव, यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगकोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। अभी थोड़े टाइम पहले ही नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मेरे लोकसभा में रहा, जिससे मुझे 2200 करोड़ रुपए के डबल लेन लगभग सारी की सारी रोडें मेरी, चाहे वो गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो नैनीताल लोकसभा की कनेक्टिविटी है और इंटरनल जितनी कनेक्टिविटी लगभग है, सभी रोडों को NH भी हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट के विकास के लिए दी है। जो NH नहीं भी हैं उसको भी डबल लेन करने का काम किया है। ऑल वेदर रोड भी मेरे वहाँ बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतिम गाँव में बैठा व्यक्ति भी जो विचार करता था कि ये अत्याधुनिक चीज़ें हमारे गाँव तक पहुँचेंगी, तो बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए। पुलिस ने बिहार के रहने वाले प्रकाश कुमार नामक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। प्रकाश कुमार की हत्या बनभूलपुरा दंगे में नहीं हुई थी, जबकि उसकी हत्या कराई गई थी। प्रकाश हत्याकांड में कांस्टेबल, उसकी पत्नी, साले सहित अन्य लोग शामिल थे। आरोपियों ने प्रकाश की मौत दंगे में दिखाने की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह कांस्टेबल की पत्नी से अवैध संबंध बताया जा रहा है। बनभूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की। अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है, एक इसका दोस्त, इसकी बीवी और एक इसके साले का दोस्त। ये 5 लोग शामिल है। 4 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बीवी जो है अभी फरार चल रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार मुहिम चला रही है और इसी क्रम में राजधानी देहरादून के सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों से आए युवाओं ने प्रतिभाग किया।
सेवा योजन अधिकारी प्रवीण चंद्र गोस्वामी ने कहा कि सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 32 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और 450 बच्चों ने इस दौरान रोजगार मेले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सेवा योजन के माध्यम से अधिक संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, जिसको लेकर प्रदेश सहित राजधानी देहरादून में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। सेवा योजन कार्यालय निरंतर रूप से रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। हमारा कार्यालय भी विगत से इस वर्ष भी करीबन 5 रोजगार मेले आयोजित कर चुका है और आगे बच्चों की डिमांड रहती है निरंतर रोजगार की, तो उसको पूर्ति करने के लिए हमारा इस फरवरी माह में भी ये रोजगार मेला है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज करीबन 400 से 500 अभ्यर्थी आए हुए हैं और अभी हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं। करीबन 32 कंपनियां आज पार्टिसिपेट कर रही हैं और अलग अलग सेक्टर में जो उपलब्ध रोजगार हैं, 5वीं पास से लेकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ITI, जितने भी अलग अलग तरह के जॉब रोल्स हैं उनकी यहाँ पे हमने चार्ट भी लगाया है और बच्चों को जानकारी भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और यही हमारी कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे और हम बच्चों को रोजगार से जोड़ने का काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन की गतिविधि तेज हो गई है। तहसील सभागार में SDM रविंद्र बिष्ट की अध्यक्षता में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक ली गई, जिसमें खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक की गई, जिसमें जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि बूथ और सेक्टर में जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए और संवेदनशील और अति संवेदनशील एरिया को चिन्हित किया जाएगा, जिससे कि बूथ कैप्चरिंग और अन्य असामाजिक घटनाएं नहीं होने पाए। इलेक्शन से डाउन द कॉर्नर है, इसलिए आज हमने हमारे सारे जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर में ऑफिसर्स की एक मीटिंग कॉल की थी हमारे तहसील में। इसमें क्योंकि इलेक्शन से पहले हमने जो बूथ्स हैं इनकी वल्नरेबिलिटी चेक करनी होती है कि कौन से बूथ्स हमारे वल्नरेबल हैं, जहाँ पर कोई दबंग लोग या कोई प्रलोभन देकर वोटों को प्रभावित कर सकता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग कंडक्ट की है। सारे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो कल से सारे बूथों का दौरा करेंगे और वहाँ देखेंगे कि ऐसा कोई सीन तो नहीं है कि जिससे कि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। तो वो पूरी रिपोर्ट्स हमारे सबमिट करेंगे और इस रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस को सबमिट कर देंगे। साथ ही साथ जो हमारे बूथ्स हैं इसमें जो हमारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है, AMF जिसे हम कहते हैं, वो हैं कि नहीं, इसकी भी रिपोर्ट हम दिया और जहाँ पर जरूरत होगी कि बूथ को हमने सही बनाना है, उसमें AMF और बढ़ाना है तो हम करेंगे। इसी सिलसिले में हमारी आज बैठक। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया और इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बता उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इस दौरान फसलों के लिए MSP निर्धारित करने, छोटे और मध्यम किसान परिवारों की ऋण माफी, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय करने जैसी कई मांगे की गई। कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट है वो भी गुमराह हैं और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता है, जितनी हम मेहनत करते हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, जिस समय फ़ोन आ जाए उस समय हमें उठ के जाना होता है, चाहे रात हो या दिन हो। और एडमिट करने के बाद में भी बहुत से डॉक्टर हमसे ये कह देती हैं आशा साथ में रहेगी। अब ये बताइए 3300 रुपये में और इंसेंटिव छोटे छोटे मिलते हैं, उसमें आशा साथ में रहेगी भी तो अपने बच्चों को कैसे गुजारा करेगी बताइए। और घर वाले भी सोचते हैं जब इतनी सारी ड्यूटी कर रही हैं, आशाएं इतनी मेहनत कर रही हैं तो पैसा बहुत मिल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है। पहली मांग यही कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो DG हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। कोविड आया, सारा हमारी आशा बहनों ने करा। जिस समय डॉक्टर सब लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय हमारी बहनें हमारे साथ खुद जाके रोज हम खुद अपने अधिकारी को फोन करके पूछते थे आज कौन से फील्ड में जाना है, आज कहाँ जाना है, हमें बता दीजिए। ट्रेड यूनियंस और SKM के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले
कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है MSP को लागू करने की, वो हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें। पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए। OPS को बहाल किया जाए और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं। 11 फरवरी को अपने लोहाघाट दौरे के बीच सीमांत क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुमदेश में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए उत्साहित गुमदेश क्षेत्र की महिला हॉकी खिलाड़ियों और उनकी कोच चंद्रा पांडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा को खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया है। गर्मी से राबी जी का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे गुमदेश के लिए। हमारे पास ग्राउंड की कमी थी, लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छा और आगे मतलब बहुत अच्छा हमको खेलने के लिए मौका मिलेगा। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय भी बच्चे निकल सकते हैं। सर बच्चों को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी इन बच्चों को। खाने के लिए मिलेगा सर, सबसे पहले इनको डाइट अच्छी मिलेगी तो बच्चे स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल खेल सकेंगे। बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया। पुलिस हिंसा में अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की तलाश जारी है। एक FIR जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारियों पर हमला हुआ और उनके कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनभूलपुरा प्रखंड में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियाँ हो चुकी सर। इसके साथ ही खास बात ये भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू करें। इनकी जितनी भी संपत्तियाँ वो जब्त की जाएगी और जो इनका बाकी अचल सामान है उसको कुड़क करके और सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा की नई एल्बम का विमोचन किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मौजूद रहीं। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित इस एल्बम में रेशमा शाह ने खुद अभिनय किया है और उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह ही लोगों को उनके गीत पसंद आएंगे। एक एल्बम जो मेरी लॉन्च हो रही है उसी का विमोचन भी है किया है मैंने। हमारा उत्तराखंड का पौराणिक कल्चर है और पौराणिक चीजें उसी पे मैं काम कर रही हूँ। पहाड़ी गीतों को गाने के लिए मुझे उन्होंने वहाँ इनवाइट किया है, तो यही मेरा आज एक मीडिया के साथ वार्ता थी। और हमारा जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम उन्होंने जिस तरीके से किया है, मैं तो कहूँगी कि आने वाले समय में जब हम देखते हैं कि आज जब पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के हमारे लोक कलाकारों को, प्रतिभाओं को ढूंढ के मोदी जी लेकर आते हैं। तो मैं तो पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार विधानसभा में सड़कों की हालत काफी समय से बदहाल बनी हुई थी, जिसको दुरुस्त करने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी और जिसको सुधारने के लिए कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने काम शुरू करवाया, जिसके चलते कई जगह नई सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं तो कई जगह कार्य अभी भी प्रगति पर दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।